नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखेंगे बीएसएनएल जेटीओ लाइस जेई टू जेटीओ इंटरनल एग्जाम का बीएसएनएल जेटीओ लाइस 2019 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, 2019 में जो बीएसएनएल जेटीओ लाइस का एग्जाम हुआ था उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और दोस्तों इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में बीएसएनएल जेटीओ लाइस के, जिसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे 2013, 16 और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने पीछे कराए हैं और मैंने सिलेबस के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन किया है। आप मेरे चैनल पे जाकर के उस चीज को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर जेटीओ लाइस 2017-18 हेल्ड ऑन 26 मई 2019 में मई महीने में ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका फाइनल आंसर की आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे उसके चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं और जो प्रोविजनल आंसर की था एक बार उन्होंने दिया था, उसके बाद जो फाइनल आंसर की था वो दोनों चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे टेक्निकल पार्ट का पूरा 100 क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, द प्रिंसिपल ऑफ locality of reference justifies the use of the principle of locality of reference justifies the use of। इसका दोस्तों जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैच मेमोरी। यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, पहला वर्चुअल मेमोरी, दूसरा इंटरप्ट, तीसरा कैश मेमोरी और चौथा सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, फॉर कंटेन वेरी हाई स्पीड सर्च ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी शुड बी यूज। जो बहुत हाई स्पीड का सर्च ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो कौन सा मेमोरी आप यूज करेंगे। तो आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो कंटेंट को डायरेक्टली एड्रेस करे, वो आप यहां पे यूज करेंगे, क्योंकि आपको बहुत हाई स्पीड में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उस केस में दोस्तों जो यूज होगा वो होगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। क्या यूज होगा दोस्तों, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी उस केस में दोस्तों यूज होगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, फॉर Which of the following is programmable interval timer? प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, ये दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे में जो टाइमर सर्किट होती है 8285 सर्किट्स होती है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 8253, 8259, 8251 और 8279। तो पहले दोस्तों इसका आंसर उन्होंने दिया था 8253। बाद में दोस्तों इस पे जो ऑब्जेक्शन हुए थे इसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन घोषित कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन घोषित कर दिया गया था। अगला दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, रिस्क प्रोसेसर हैव इंस्ट्रक्शंस विथ रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये रिस्क का फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले आप इसका याद कर लीजिए, रिस्क होता है और सिस्क होता है। रिस्क का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर हैव इंस्ट्रक्शंस विथ। ये किस फॉर्मेट में इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो दोस्तों इसके फिक्स फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एड्रेस स्पेस फॉर अ सीपीयू हैविंग 16 पिन रिजर्व फॉर जनरेटिंग एन एड्रेस। जब एड्रेस स्पेस निकालना है दोस्तों, इस केस में क्या करते हैं, 2 टू द पावर, इस केस में क्या करते हैं दोस्तों, एड्रेस स्पेस निकालना है तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन यानी 16, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 प्लस 10, ये हो जाएगा। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 10। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा केबी, सॉरी ये 2 रहेगा,
तो ये हो जाएगा कितना 64 KB। आप यहाँ पे क्लियरली आंसर इसका देख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन दे देता है तो वो कितने बिट डेटा को स्टोर करेगा, रिजर्व करेगा, वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 64 KB हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8086 माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन पूछा गया है। 8086 इज डिजाइन टू ऑपरेट इन 8086 कितने मोड में ऑपरेट होने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो बीएसएनएल के द्वारा दिया गया था दो मोड में ये ऑपरेट होता है, ऑपरेट करने के लिए डिजाइन इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावा एक्सेस मॉडिफायर? वैलिड जावा एक्सेस मॉडिफायर कौन सा नहीं है? आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑप्शंस थे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका दोस्तों बीएसएनएल के द्वारा दिया गया है नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों 58, यू कैन रीडायरेक्ट द वेब पेज इन जावा स्क्रिप्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? जावा स्क्रिप्ट ने वेब पेज को आप कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, किस मेथड से? तो इसका दोस्तों राइट आंसर बीएसएनएल के द्वारा दिया गया था विंडो डॉट लोकेशन। विंडो डॉट लोकेशन से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको रीलोड कर सकते हैं, सॉरी रीडायरेक्ट कर सकते हैं वेब पेज को इन जावा स्क्रिप्ट्स में। ठीक। अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड? Question number 59, the set of rules and guideline for exchanging data between computers is called protocols। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट या कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच क्लास द 14.23.120.8 एड्रेस लाइज? ये जो आईपी एड्रेस दिया गया है ये किस क्लास में होगा? तो दोस्तों ये क्लियरली देखने से ही लग रहा है, अगर आपको आईपी एड्रेस का थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से क्लास ए में इसको कैटेगराइज कर देंगे। तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं कि आईपी एड्रेसेस के क्लास कौन कौन से होते हैं और आप क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीजें दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, द टोकन बकेट अलाउड बर्सी ट्रैफिक टू बी regulated at which rate? The token bucket allows bursty traffic to be regulated at maximum rate, as maximum rate। ये बीएसएनएल के द्वारा दोस्तों आंसर दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 62, if a segment carries data along with the acknowledgement, this is called? If a segment carries data along with acknowledgement, this is called दोस्तों पिगी बैकिंग इसे दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों पूछा गया था 2019 के एग्जामिनेशन में। द नाइक्विस्ट थ्योरम सिंप्लीफाइज द मिनिमम सैंपलिंग रेट टू बी। ये दोस्तों कम्युनिकेशन से पूछा गया है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाता है 2FM। 2FM मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है मैसेज सिग्नल की उसका 2 गुना कर देते हैं तो वो दोस्तों क्या हो जाता है नाइक्विस्ट। तो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल। ये दोस्तों कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, on a class B network how many subnets are available with a subnet mask of 248? ये दोस्तों नेटवर्किंग वही आईपी से क्वेश्चन पूछा गया है, आईपी एड्रेसेस से। on a class B network how many subnets are available with a subnet mask 248? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30 सबनेट मास्क अवेलेबल होंगे। सॉरी, ऑन ए क्लास बी नेटवर्क हाउ मेनी सबनेट्स, तो 30 सबनेट्स अवेलेबल रहेंगे अगर दोस्तों सबनेट मास्क 248 दिया रहेगा। तो इसका कैलकुलेट करने का पूरा एक प्रोसेस होता है, आप आईपी एड्रेस के चैप्टर में बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर से कौन सा टास्क नहीं परफॉर्म किया जाता? ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड चैनल कोडिंग। तो दोस्तों डेटा लिंक के थ्रू फ्रेमिंग भी की जाती है, एरर कंट्रोल भी की जाती है और फ्लो कंट्रोल भी किया जाता है। सिर्फ नहीं किया जाता वो है चैनल की कोडिंग। चैनल की कोडिंग इसके द्वारा नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, which one of the following uses UDP as the transport protocol। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में यूडीपी को कौन यूज करता है? तो उसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डीएनएस। ठीक है दोस्तों, डीएनएस जी आंसर दिया गया था बीएसएनएल के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्टल नंबर। क्वेश्चन नंबर 67, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आप कंप्यूटर किसी से भी इस चीज को ले सकते हैं कि कौन सा इसमें ऑक्टल नंबर नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में आप लोगों को बहुत ही क्लियरली नंबर सिस्टम में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास देख सकते हैं नंबर सिस्टम में। जब भी कोई नंबर सिस्टम होगा, अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो दोस्तों इसमें जो इसका बेस होगा वो दोस्तों क्या होगा? 8 होगा। मतलब कि इसमें 8 डिफरेंट डिजिट आप यूज करेंगे। 8 डिफरेंट डिजिट आप दोस्तों इसमें यूज करेंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि जितने भी डिजिट्स आप इसमें यूज करेंगे वो इस बेस से हमेशा क्या होगा दोस्तों? हमेशा कम होगा, हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी वो वैलिड नंबर सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में उसका जो बेस होता है वो होता है 8। तो इसमें जितने भी नंबर्स होंगे, जो भी नंबर आप लिखेंगे वो क्या होगा दोस्तों? 8 से छोटा होना चाहिए। जैसे कि 1 to 7 ये क्या है? एक वैलिड ऑक्टल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें 129 यहां 8 लगा दे तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड दोस्तों इसलिए है कि इसका बेस 8 है। इसमें हम जब भी नंबर को यूज करेंगे तो 8 से छोटे ही नंबर को यूज करेंगे। इवन हम 8 भी नहीं यूज कर सकते। ठीक, तो इस हिसाब से आप यहां पे देखें तो विच ऑफ इज नॉट अ ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या नहीं है? तो आप पहला ही ऑप्शन देखेंगे 19। तो 19 में दोस्तों 9 यूज हुआ है जो 8 से बड़ा है, तो यही ऑक्टल नंबर नहीं है। आप और बाकी सारे ऑप्शन में आप देख सकते हैं सारे वैलिड हैं, 8 से छोटा है। What is the एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल चार्ट? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2016 और 2013 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था और सेम क्वेश्चन दोस्तों 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मैंने तब भी कहा था ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों व्हाट इज द एवरेज केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल चार्ट? तो O(n²), ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट आर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्री लिस्ट? फ्री लिस्ट के इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशंस क्या होते हैं? तो ये गार्बेज कलेक्शन एंड न्यू और मैलॉक ऑपरेशन रिस्पेक्टिवली, ये इसका होता है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मेमोरी एलोकेशन यूजिंग माल ओसी या कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैलॉक इज डन इन, ये किस में होता है? तो ये दोस्तों हेल्प हीप एरिया में यूज होता है। मेमोरी एलोकेशन यूजिंग मैलॉक इज डन इन हीप एरिया। अगला क्वेश्चन, कैलॉग इनिशियलाइज्ड मेमोरी विद ऑल बिट्स सेट टू 0। ये क्या है? ट्रू है। ठीक, ट्रू इसका आंसर। ये सब दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे और काफी अलग क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एग्जामिनेशन में, जो माना जा रहा था काफी टफेस्ट क्वेश्चन पेपर था अब तक का बीएसएनएल जेटीओ लाइस का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल चार्ट एल्गोरिदम इज। आप देखिए यहाँ पे ये बबल चार्ट, अभी यहाँ पे देखिए आप बबल चार्ट का
एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा गया था, तो यहां पे दोस्तों इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, ऑप्शन ओ एन स्क्वायर। सेम क्वेश्चन यहां पे दोस्तों आपसे देख सकते हैं, 2 बार क्वेश्चन बस उसको चेंज कर करके दिया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। बाद पहले दोस्तों बीएसएनएल ने ओ लॉग एन दिया था, बाद में इसे दोस्तों मॉडिफाइड किया और इसको ओ एन स्क्वायर इसका राइट आंसर दिया। ठीक, व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। एसिड प्रॉपर्टी क्या होते हैं ट्रांजैक्शंस के, तो इसका दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 73, ऑटोमेटिक, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74, अ टेबल कैन हैव ओनली वन, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिजाइनेशन, सैलरी और ये सब डिटेल दिया गया है। तो इसको आप किस रिलेशन में, ये डेटा स्ट्रक्चर का है तो ये एट्रीब्यूट्स रिलेशंस कहा जाएगा। ठीक, तो एट्रीब्यूट्स रिलेशन ये कहा जाएगा, ये डेटा स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच नॉर्मल फॉर्म इज फ्री ऑफ ऑल अपडेट्स एनोमलीज, जो आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे कि विच नॉर्मल फॉर्म इज फ्री ऑफ ऑल अपडेट एनोमलीज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3NF। ठीक, 3NF। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटर ज्वाइन, कौन सा आउटर ज्वाइन नहीं है। तो यहां पे पहले दोस्तों इसका बीएसएनएल आंसर क्या दिया था, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ऑल ऑफ एबव। पहले ऑल ऑफ एबव दिया, फिर बाद में दोस्तों बीएसएनएल ने इसको रॉन्ग क्वेश्चन घोषित कर दिया, मतलब मार्क टू ऑल कर दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज डिजाइन टू कोप विथ, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज डिजाइन टू कोप विथ डैश डिपेंडेंसी, तो ये ज्वाइन डिपेंडेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इन ईआर डायग्राम जनरलाइज इज रिप्रेजेंटेड बाय, जनरलाइज इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो ट्रायंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जनरलाइज को क्या करते हैं, ट्रायंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिट्रीव सर्टेन कॉलम फ्रॉम अ टेबल, सर्टेन कॉलम फ्रॉम अ टेबल, तो ये दोस्तों हो जाएगा पाइप। ठीक, पाइप। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 81, एन ऑसिलोस्कोप इंडिकेट्स। ऑसिलोस्कोप ये दोस्तों मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आप डायरेक्टली मेरे क्लासेस में देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेंगे अगर आप क्लासेस मेरे फॉलो किए हैं मेजरमेंट्स के। तो आप यहां पे देख सकते हैं, एन ऑसिलोस्कोप इंडिकेट्स पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अ वोल्टेज। पीक टू पीक वैल्यू, वोल्टेज जरूरी नहीं है, करंट भी हो सकता है, बट वो जनरली क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, पीक टू पीक वैल्यू इंडिकेट करता है। उससे के बाद हम लोग दोस्तों उससे आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो वो जनरली वो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, पीक टू पीक वैल्यू इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82, इन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप ऑफ वाटमीटर द इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल सर्किट प्रोड्यूस एरर विच इज हायर एट लो पावर फैक्टर। ठीक, जो एरर प्रोड्यूस करता है वो ज्यादा होता है कब, जब पावर फैक्टर लो होता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 83, इन डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर, इन डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्मिथ ट्रिगर। स्मिथ ट्रिगर का पर्पज क्या होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों स्मिथ ट्रिगर क्या होता है। स्मिथ ट्रिगर को बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोला जाता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोला जाता है, या फिर दोस्तों इसको ये भी बोला जाता है कि ये इसके स्मिथ ट्रिगर को क्या बोला जाता है, बाइस्टेबल। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार एग्जामिनेशन में, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोला जाता है। और दोस्तों इसको स्क्वायर
स्क्वायर वेव कन्वर्टर भी बोला जाता है। इसके इनपुट पे आप कोई भी वेव दीजिए, ये आउटपुट पे हमेशा दोस्तों क्या देगा, स्क्वायर वेव फॉर्म देता है स्मिथ ट्रिगर, और इसको दोस्तों कंपैरेटर सर्किट भी बोला जाता है। ठीक, ये सारे नाम है स्मिथ ट्रिगर के। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं कि डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर में बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर या फिर स्मिथ ट्रिगर को क्यों यूज करते हैं। तो इसका दोस्तों यूज जनरली टू कन्वर्ट साइन वेव इनटू स्क्वायर वेव। इसके दोस्तों ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसके इनपुट पे आप कोई भी वेव फॉर्म देंगे, या फिर साइन वेव, कोसाइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, जिगजैग, कुछ भी कोई भी वेव आप देंगे, ये आउटपुट हमेशा दोस्तों क्या देगा, स्क्वायर वेव के फॉर्म में देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, इन डीवीएम अ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट इज यूज्ड टू ब्रिंग डैश टू अ सुटेबल लिमिट। तो वोल्टेज को क्या करता है, इन अ डीवीएम अ सिग्नल कंडीशनिंग यूज्ड टू ब्रिंग वोल्टेज टू अ सुटेबल लिमिट। वोल्टेज इसका राइट आंसर बीएसएनएल के द्वारा दोस्तों दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इन सेंसेशन ऑफ अ लो और हाई इन द सेंस ऑफ द बेस एंड ट्रेबल इज कॉल्ड पिच। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पिच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डू यू कॉल द स्पीड ऑफ साउंड इन द स्टडी ऑफ ओकस्टिक्स। जो आप प्रोनाउंस करें, मैं थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टेम्पो बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, टेम्पो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, हे ब्रिज इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मेजरिंग। हे ब्रिज का हम यूज कब करते हैं, तो पहले दोस्तों इसका बीएसएनएल ने जो आंसर दिया था वो दिया था इंडक्टिव इम्पीडेंस विथ लार्ज फेज एंगल, ये दिया था। बाद में इसे दोस्तों मॉडिफाई किया और इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन, ये इसका आंसर इन्होंने दिया था कि इसमें कई सारे आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। तो इंडक्टिव इम्पीडेंस विथ लार्ज फेज एंगल, तो इसमें दोस्तों ये कैपेसिटेंस मोर देन वन, इसमें ऑप्शन सही हो सकते हैं हेब्रिज के। तो हेब्रिज से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरा मेजरमेंट का क्लास देख सकते हैं ब्रिज से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, A moving iron frequency meter consists of, question number 88, one inductive and one non-inductive circuit connected in parallel। ये moving iron frequency meter ये consist करता है। अगला, if a transformer core has air gaps, ट्रांसफार्मर कोर के पास अगर एयर गैप है तो क्या होगा, तो मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटली इंक्रीज। अगर उसका जो एयर गैप है तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो ग्रेटली मतलब काफी इंक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, रिगार्डिंग स्क्यूइंग ऑफ मोटर बार्स इन द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क्स, पहले बीएसएनएल ने ये आंसर दिया था, उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि मोर देन वन करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन, इसमें कई सारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 पॉइंट स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 91, 3 पॉइंट स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, द रिपल फैक्टर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंपेयर्स टू दैट हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विदाउट फिल्टर इज लेस देन हाफ ऑफ दैट फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ये रिपल फैक्टर को पूछा गया है यहाँ पे कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के बीच में जो रिपल फैक्टर है उसके बीच में क्या कंपैरिजन होगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का आधा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, which among these tests are to be conducted on wiring installation, all of these। ठीक, all of these इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बीएसएनएल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, which of the following relay is preferred for grounding fault। ग्राउंडिंग फॉल्ट के लिए कौन सा रिले आप प्रीफर करेंगे, तो रिएक्टेंस रिले को आप जनरली क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे ग्राउंडिंग फॉल्ट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 95, अ फुल्ली कंट्रोल्ड थायरिस्टर ब्रिज ड्राइव्स अ मोटर
द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ, पहले इसका दोस्तों आंसर दिया गया था बीएसएनएल के द्वारा, ओनली मोटरिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नो ब्रेकिंग। अब उसके बाद दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। बाद में इसका आंसर दोस्तों क्या दिया गया, ओनली मोटरिंग इन बोथ डायरेक्शन, नो ब्रेकिंग। ठीक, ये इसका राइट आंसर दिया गया था ये। ठीक, अगला, द कंडेंस लिक्विड रेफ्रिजरेंट कमिंग आउट फ्रॉम कंडेंसर इज स्टोर्ड इन रिसीवर एंड फर्दर सप्लाई टू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक्सपेंशन वाल्व और कंट्रोल वाल्व। अगला क्वेश्चन, द एक्सेस थ्री कोड इज आल्सो नोन एज एक्सेस थ्रू, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड भी जाना जाता है क्योंकि ये खुद का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस थ्री कोड को सेल्फ कॉम्प्लीमेंटेड कोड भी बोला जाता है। आप यहाँ पे दोस्तों इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 देन एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, एक्सनॉर है ये, एक्स वाई इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो दोस्तों आपको भी पता होगा एक्सनॉर का जो एक्सप्रेशन होता है, एक्स नॉर वाई का एक्सप्रेशन होता है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ये एक्सनॉर का एक्सप्रेशन होता है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या दी गई है, 0 दी गई है, तो 0 प्लस एक्स बार वाई बार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये 0 है तो क्या होगा, एक्स बार वाई बार, ये यहाँ पे क्लियरली हो जाएगा। ये सब चीजें दोस्तों मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में बहुत अच्छे से कराया है। अगर आप एक बार मेरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास देख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपसे छूटने वाला नहीं है। अगला, अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, दोस्तों दो सर्किट्स होते हैं, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है, एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है। डिजिटल सर्किट्स को अगर कैटेगराइज करें, डिजिटल सर्किट्स को अगर कैटेगराइज करें, एक दोस्तों क्या होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, दूसरा दोस्तों क्या होता है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जनरली दोस्तों क्या होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में ये ब्लॉक्स में हम डायरेक्टली इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है, उसमें कोई फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब प्रीवियस स्टेज से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब दोस्तों बात करें सीक्वेंशियल लॉजिक, इसमें दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे मक्स, डीमक्स, इनकोडर, डीकोडर, फुल एडर, हाफ एडर, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे। बट बात करें सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की, तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसका आउटपुट प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। इसका दोस्तों एग्जांपल्स हो जाएंगे फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स, काउंटर्स, ये सारे एग्जांपल इसके हो जाते हैं। तो दोस्तों कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के पास दोस्तों फ्लिप फ्लॉप्स नहीं होंगे क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है। डज नॉट कंटेन फ्लिप फ्लॉप्स, मस्ट कंटेन फ्लिप फ्लॉप, मे कंटेन फ्लिप फ्लॉप, डज नॉट कंटेन फ्लिप फ्लॉप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू 12 रिपल काउंटर, 12 रिपल काउंटर को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने जरूरत पड़ेगी। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा log बेस 2, ये n, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, उसका नंबर ऑफ स्टेट हो जाएगा। तो इसको दोस्तों निकालेंगे n, ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये, तो यहाँ पे log बेस 2 12 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर आप इससे देख सकते हैं 2 to the power 4 करेंगे तो इससे हम मैक्सिमम कितने स्टेज काउंट कर सकते हैं, 16 स्टेज काउंट कर सकते हैं। और अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हैं तो इससे कितने स्टेज काउंट कर सकते हैं दोस्तों, 8 स्टेज काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 12 स्टेट, तो 12 स्टेट में कम से कम अगर हमें 8 स्टेट काउंट करना है तो 3 फ्लिप फ्लॉप तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 8 से हमें 12 पे जाना है तो कम से कम मिनिमम फ्लिप फ्लॉप की जो जरूरत पड़ेगी दोस्तों वो क्या पड़ेगी, 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ने वाली है। कितने फ्लिप फ्लॉप की दोस्तों, 4 फ्लिप फ्लॉप। ये सब दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में कराया है। जो सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जा करके वहां से देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर
दे सकते हैं। अगला TTL ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक यूजेस, मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर्स को ये यूज करता है। अगला द इनपुट ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ TTL लॉजिक गेट्स एक्ट लाइक एंड गेट। TTL ट्रांजिस्टर, ये जब मैंने इनेबल इनपुट डिसेबल इनपुट बताया था तो उस समय TTL में दोस्तों आप एंड गेट को यूज करेंगे और ECL में दोस्तों किसको यूज करेंगे, और गेट को यूज करेंगे। ठीक, ये सब मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में दोस्तों बताया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 103, रोम इज मेड अप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। रोम इज मेड अप ऑफ, तो डिकोडर एंड और गेट से बना होता है क्या, रोम। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, पोलर कोडिंग इज टेक्निक इन विच वन ट्रांसमिटेड बाय अ पॉजिटिव वैल्यू एंड 0 इज ट्रांसमिटेड बाय अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव पल्स, सॉरी नेगेटिव पल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ये पोलर कोडिंग टेक्निक बोली जाती है। अगला क्वेश्चन 105, द ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल इन अ कॉमन फ्रीक्वेंसी विदाउट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड। कॉमन फ्रीक्वेंसी में अगर हम मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन, वीडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग, वीडियो सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आप वीडियो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करते हैं AM के थ्रू। ठीक, आप ये मेरी कम्युनिकेशन के क्लासेस में बहुत ही आसानी से इन सब चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, बाय विच नेम्स एंड आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन इज नोन एज स्काई वेव प्रोपगेशन, इसको बोला जाता है स्काई वेव प्रोपगेशन। अगला, व्हेन माइक्रोवेव सिग्नल्स फॉलोज द कर्वेचर ऑफ अर्थ दिस इज नोन एज, दिस इज नो, पहले इसको दोस्तों क्या बोला गया था, रिडक्टिंग बोला गया था। इसमें फिर क्या बोला गया इसका आंसर BSNL के द्वारा कि ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग फॉर अ क्वेश्चन, सभी आंसर्स क्या हैं, गलत है इसके। ठीक, सभी ऑप्शंस क्या थे इसके, गलत थे। ठीक, तो मार्क टू ऑल हो गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 109, इन अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट द टेलीफोन चैनल्स आर असेंबल्ड इन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जो टेलीफोन चैनल्स होते हैं वो FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होते हैं, असेंबल्स होते हैं। एलियाजिंग रिफर्स टू, एलियाजिंग क्या होता है, तो एलियाजिंग जनरली ये होता है सैम्पलिंग ऑफ सिग्नल लेस देन नाइक्विस्ट रेट। जब हम सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं लेस देन नाइक्विस्ट रेट से, तो ये जो इंटरफेरेंस हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, जो सिग्नल का इंटरफेरेंस हो जाता है, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, एलियाजिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 111 FM डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स आर। FM का जो डीमॉड्यूलेशन टेक्निक है वो क्या है, PLL डिटेक्टर्स, फेज लॉक लूप डिटेक्टर, ये FM का डीमॉड्यूलेशन टेक्निक है। ये सब दोस्तों आप मेरे कम्युनिकेशन के क्लास में जाकर के देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मल्टीटास्किंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग सिस्टम से उसको रिप्लेस कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वेयर द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज हाई, ये पहले इसका आंसर दिया गया था। बाद में दोस्तों वेयर द कंटेक्स्ट स्विच इज लो, ये इसका राइट आंसर दिया गया BSNL के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डिवाइस, क्वेश्चन नंबर 114, डिवाइस ड्राइवर्स आर इम्प्लीमेंटेड टू इंटरफेस ऑल ऑफ दीज, कैरेक्टर डिवाइसेस, ब्लॉक डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर दिया गया था BSNL के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115, विच मॉडल इज मोस्ट पॉपुलर फॉर स्टूडेंट स्मॉल प्रोजेक्ट, स्टूडेंट स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कौन सा, तो ये वाटरफॉल मॉडल इसका राइट आंसर हो गया था। रैड स्टैंड फॉर, RAD स्टैंड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। विच फेज इज नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल,
सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में कौन सा फेज अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या है दोस्तों, ऑब्स्ट्रैक्शंस। ठीक, अगला अ कोकोमो मॉडल इज, अ कोकोमो मॉडल क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल होता है। अगला क्वेश्चन, अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय, अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय, तो इसमें पहले इसका सभी आंसर्स दिए गए थे, तो मोर देन वन करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन। ठीक, ये किस हिसाब से बीएसएनएल ने दिया, ये बीएसएनएल ही समझ सकता है, क्योंकि इनके जो फाइनल आंसर की होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं कि सभी, एक तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे पहले दिए, फिर एक पर्टिकुलर एक को सिलेक्ट करेंगे तब पर भी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही बीएसएनएल करते हैं एग्जामिनेशन में, कोई ना कोई इनमें मिस्टेक जरूर ही निकलते हैं, और ऐसे मिस्टेक्स रहते हैं मतलब वो, अब उसके लिए क्या ही बोले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, हाउ कैन इनकैप्सुलेशन बी अचीव, इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव होगा, यूजिंग एक्सेस स्पेक्टिफायर के थ्रू इसको अचीव होगा। अ टेम्पल क्लास कैन हैव मोर देन वन जेनेरिक डेटा टाइप, द रिजॉल्विंग ऑफ वर्चुअल फंक्शन इज डन एट, तो इसका क्या होता है, रन टाइम। अगला, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ कॉस्ट मेंबर फंक्शन, वाइड एफ एन कॉस्ट एंड, ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे, ये बीएसएनएल, ये इनका तो या तो इस पेपर में यही मोटिव रहा होगा कि कम से कम लड़के पास हो, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पेपर इन्होंने डिजाइन किया था, जो कि काफ़ी टफेस्ट कहा गया था अब तक का बीएसएनएल जेटीओ लाइस का पेपर, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे ये स्टूडेंट ही शायद ही समझ सके। जो सिलेबस दिए गए हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन आप इस पेपर को कह सकते हैं 2019 का। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंटैक्स टू ओवरलोड एन ऑपरेटर, ये क्लास नेम ऑपरेटर पैरामीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मल्टीपल कैश ब्लॉक्स, मल्टीपल कैश ब्लॉक्स कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल कैश ब्लॉक। अगला, डैश आर द ट्रांसफॉर्मेशन इन द डायग्राम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग फंक्शन, सिस्टम प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, in p channel MOSFET the substrate, the in p channel MOSFET the substrate, क्या होता है सबस्ट्रेट, पहले क्या था, मे बी p टाइप और n टाइप, फिर इसके बाद में इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन 2 n टाइप। ठीक, इनके आंसर्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे इस हिसाब से देखा जाए, ये मे बी p टाइप, मतलब इनको खुद नहीं पता कि p टाइप होगा कि n टाइप होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एन टाइप होता है। पी चैनल में क्या होगा, एन टाइप के सबस्ट्रेट होंगे, और अगर एन चैनल होता है तो इसमें पी टाइप के सबस्ट्रेट होते हैं। अगला, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल, पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल इज हायर देन द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, ये दोस्तों मैंने ईसीडी की क्लास में बहुत ही अच्छे से इस चीज को कराया, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ अ जेफिट इन्वॉल्व, जेफिट का ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, अ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, द डिफ्यूजन करंट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ अ चार्ज कैरियर। ठीक, ये डिफ्यूजन करंट का फॉर्मूला में आप इस चीज को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आप देख सकेंगे। जेफिट हैज द मेन ड्रॉबैक ऑफ, जेफिट के कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे तभी तो हम लोग मॉसफेट पे स्विच किए, तो हैविंग लार्ज स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, जो इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट था वो बहुत ही स्मॉल था, इसके कारण दोस्तों हम लोग कहाँ पे स्विच करना पड़ा, मॉसफेट पे स्विच करना पड़ा। अगला दोस्तों, इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर द अनबायस्ड इमीटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड, अनबायस्ड इमीटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करंट सीरीज फीडबैक, अनबायस्ड इमीटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। बाद में दोस्तों इसका आंसर क्या दिया गया, मोर देन वन करेक्ट आंसर इन अ क्वेश्चन। अगला, इन अ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर गेट विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एससीआर। अगला, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, वन इमीटर लीड एंड
2 बेस लीड्स इसमें होते हैं, 1 इमीटर लीड्स होते हैं और 2 बेस लीड्स होते हैं। अगला, इन M and MX बार इज लो द 8086 ऑपरेट इन किस मोड में ये ऑपरेट करेगा, तो उस समय दोस्तों ये मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करेगा। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट का क्या पार्ट नहीं है, क्लॉक जो है वो एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट नहीं है। विच ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन डू नॉट अफेक्ट द फ्लैग, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन 8279 द साइज ऑफ बिल्ड फीफो रैम इज 8 बाइट का होता है। ठीक, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर डज नॉट सपोर्ट मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये सब दोस्तों जो माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर और सपोर्टिंग माइक्रो कंट्रोलर्स है, उससे ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8086 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 140, क्वेश्चन नंबर 140, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन मूव बाइनरी डेटा टू द डैश फ्रॉम शिफ्टिंग देम विद इन द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन बोथ लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों। अगला, डैश इन अ मल्टी फंक्शन पीपीआई डिवाइस दैट कंटेन रैम टाइमर एंड आईओ पोर्ट, इसका 8155 8155 ये इसका राइट 8155 कंट्रोलर जो होता है ये सारी चीजों को कंटेन कर सकता। अगला, चिप सेलेक्ट कनेक्ट द आउटपुट ऑफ, चिप सेलेक्ट कनेक्ट द आउटपुट ऑफ ये डिकोडर, डिकोडर से उसको दोस्तों जनरली कनेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर सर्वो मैकेनिज्म, 2 फेज इंडक्शन मोटर सर्वो मैकेनिज्म के लिए यूज होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल इज टू कंट्रोल फिजिकल पैरामीटर्स, क्वेश्चन नंबर 144। अब क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइजेशन मीन्स, पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, द फिजिकल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। अगला, वेवगाइड से क्वेश्चन पूछा गया है, इन सर्कुलर वेवगाइड द डोमिनेंट मोड, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा गया है और रिपीट भी हो सकता है। आप सर्कुलर वेवगाइड का भी और रेक्टेंगुलर वेवगाइड का एटलीस्ट डोमिनेंट मोड तो जरूर याद कर लीजिए, TE11 इसका डोमिनेंट मोड होता है। ठीक, अगला, फॉर हैंडलिंग लार्ज माइक्रोवेव पावर्स द बेस्ट मीडियम इज रेक्टेंगुलर वेवगाइड, लार्ज माइक्रोवेव पावर्स को हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड से ही हैंडल करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, which waveform plays a crucial role in determining the radiation pattern of the dipole or wire antenna, तो करंट, ठीक, करंट वेवफॉर्म। अगला क्वेश्चन, the apparent frequency in Doppler effect does not depend upon distance between the observer and source। अगला लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, the super heterodyne receiver the IF stage has better selectivity than RF stage। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर आपको एग्जामिनेशन में मिलना है तो आपको बहुत ही टेक्निक के साथ इसको पास करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है टेक्निकल पार्ट से आपको सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाना रहता है और ओवरऑल 37% मार्क्स आपको चाहिए रहता है अगर आप जनरल कैंडिडेट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर को आप बहुत ही आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और जो आपको एकदम जिस पे आप श्योर है उसी को लेकर के चलना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा BSNL GTO लाइव से कोई भी अपडेट्स और क्लासेस पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।